जय हिंद फ्रेंड्स। आज आप सभी के समक्ष जो है नागमती वियोग खंड का अगला पार्ट है। एक या दो वीडियो में ये हो जाएगा, इसके बाद प्रश्नों पर जिक्र कर लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि जो हमारे सिलेबस में जैसी का पद्मावत खंड जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उस पर अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बताने वाला तो है नहीं कि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जैसे दिव्या उपन्यास वगैरह मेला आंचल में जहाँ पे स्कोप था तो वहाँ पे कर देते थे। यहाँ पे तो सस्सा वैसे ही अवधी भाषा में लिखा गया और उसको जस्ट पकड़ के आप थोड़ा भी हिंट पाएंगे तो फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करना, वो बस ये था कि सिलेबस में है तो कम्प्लीटली अगर एक जगह पाना हो तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट वगैरह बना के रखिए, है ना। देखिए यहाँ पे है कि 12 मासा के माध्यम से, अलग अलग महीनों के माध्यम से विरह जो वेग उत्पन्न होता है नागमती के अंदर रत्नसेन को लेके, उन्हीं का वर्णन किया गया है। और इसमें कहा गया कि चैत बसंता होई धमारी, मोह लेख संसार उजारी, पंचम बिरहा पंच सर मारे, रकत रोई सगरो भंडारे, बूढ़ उठे सब तरीवर पाता, भीज मजीठ टेसु बन राता, सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर धूमे सवार मालती, मोका भूल गए सब कांटे, दिष्ट परत जस लागे चाटे, फिर जोबन भय नरंग साखा, मुह विरा अब जाय न राखा, धीरिन परेव होय प्यो, आओ बेगी पर टूट, नारी पराए हाथ है तो ही बिन पार न छूट। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं जो कि सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि जायसी द्वारा हमारे समक्ष नागमती की असहायता, वियोगजन व्यवस्था का, उनकी मिलन की उत्कट इच्छा की मार्मिक अभिव्यक्ति करता है। इसमें कहा गया कि नागमती स्वयं ये कहती हैं कि चैत के महीने में बसंत की धमार होती है, सभी लोग आनंद और उत्सव मना रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में ये संसार मुझे शुष्क, वीरान और नीरस सा जान पड़ता है। कोयल का पंचम स्वर सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वह भी मेरी विरह जिसे स्वयं तो है ही, मतलब एक ऐसी स्थिति का वर्णन कि जिसे गोपियां जो विरह वेग में कृष्ण जी के चले जाने पर जिस तरीके से तप रही थी, और उस समय वो देख रही थी कि अगर वन खिलखिला रहा है तो वो क्यों खिलखिला रहा है। तो विरह अग्नि में प्रकृति को भी लेके कि अगर खुद तप रहे हैं तो वो भी तपे, यानी जिस वातावरण में है वो भी उसी तरीके से रहे। ऐसे ही यहाँ पे जायसी ने वर्णन किया है कि कोयल का पंचम स्वर सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरी तरह से ही व्याकुल और कामदेव के पंच सरों से आहत है। इसी कारण वह सारे वन प्रदेश में रोती और रक्त के आंसू बहाती घूम रही है। इन रक्त के आंसू में सभी वृक्षों के समस्त पत्ते डूब गए हैं। आशय ये है कि 9 पल्लों में जो लालिमा है वह उसी कारण है, उसी रक्त से भीग कर मजीठ और टेसो। अब देखिए, भीग कर मजीठ और टेसू के फल लाल हो उठे हैं। वह कहती है कि आम के जिन वृक्षों में बौर लगे थे अब फलने लगे हैं। एक मेरी कामना ही फलवती नहीं हुई है, इसलिए हे मेरे सभागे कंत, यही सोचकर घर लौट आओ कि सारी वनस्पतियां जो हैं हजारों भाव के साथ वो फूल उठी हैं, किंतु ये सारे फूल मेरे लिए कांटे समान बन गए हैं। इसमें कूच रूपी फल लग गए हैं, शरीर पर चींटे रेंगने लगे हैं। मेरे शरीर रूपी नारंग वृक्ष की शाखा में यवन भरा आया है और जिससे विरह रूपी तोते से बचाना दुष्कर हो उठा है। मतलब प्रकृति में ये कुछ ऐसा है कि जैसे फल है और फल पे कितने कीड़े मकोड़े हैं, मतलब एक तरीके से उसको बचाना मुश्किल है। तो यहाँ पे एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पे है कि मेरी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए स्वामी तुम कौड़िल्ला पक्षी। अब देखिए यहाँ पे कौड़िल्ला पक्षी है ना, तो जानते हो कि नहीं जानते हो, तुम कौड़िल्ला पक्षी या गिरह ब्रज कबूतर की तरह आकर टूट पड़ो। तुम्हारी स्त्री विरह रूपी पराये हाथ में फंसी हुई है, तुम्हारे विनह वह उसके चंगुल से छूट नहीं पाएगी। तो प्रतीकात्मक तौर पे कि वो पक्षी जो है पेड़ पौधे पे उसको कैसे सब घेर लिए हैं, वही स्थिति अपनी भी है, क्योंकि मैं इसमें इतना उलझ गई हूँ, फंस गई हूँ, अगर तुम्हारा साथ मिला तो ही निकल पाऊंगी। तो पंक्तियों में वही है कि जीवन की कठोरतम स्थितियों का द्वंद्व दिखाया गया। उपरोक्त पंक्तियों ने एक बिंब, हाँ यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है ना कि बिंबात्मक की प्रस्तुति, बहुत अच्छा बिंब उभारा गया है कि खुद फंसे हैं लेकिन प्रकृति में किसके माध्यम से ये बताया कि हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। तो वो बिंबात्मक जो है ना प्रस्तुति के माध्यम से कि ऐन्द्रिक संवेदना
जो संवेदन की स्थिति है पाठकों के मन में वो ऐन्द्रिक संवेदन पैदा कर पाए। पंक्तियों में रचनाकार की लोकधर्मी दृष्टि और प्रकृति पर्यवेक्षण, देखिए प्रकृति को पर्यवेक्षण करने की जो शक्ति है उसका पता चलता है कि वो सूक्ष्म कैसे प्रकृति को समझ सकता है। और भाषा ठेठ अवधि है, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, छंद चौपाई और दोहा है ही। मोहि लेखे संसार उजड़ी जस लागे ही चाटे, जैसे मुहावरों के प्रयोग से अर्थवत्ता में एक तरीके से वृद्धि ही देखने को मिलती है। आगे है कि भा बैसाख तपन अति लागे, चोआ चीर चंदन भा आगे, सूरज जरत हिवंचल ताका, विरहि वजागे सोहि रत आखा, जरत विजागिन करु प्यू छहा, आय बुझाओ अंगरन माहा, तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आही आगी ते करु फुलवारी, लाग्यू जरि जरि जस भारू, फिर बुझे से तजेव न बारू, सरबर हिया खटत नित नाई, टुक टुक होई के विहराई, बेहरत हिया करहो प्यो टेका, ढीठी दौगरा मेरहु एका, कवल जो बिगसा मानसर, विनु जल गाहुए सुखाए, कबहू बेली फिरे पलहू जो प्यू सींचे आए। प्रस्तुत पंक्तियां जो है सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जो जायसी द्वारा व्याख्यायित पंक्तियों में नागमती के वियोग वर्णन की दशा को व्याख्यायित करते हुए वैशाख के महीने में जो गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और शरीर की शीतलता जो प्रदान करने वाले जो अस्त्र हैं, शरीर को शीतलता प्रदान करने वाले अस्त्र, शीतलता प्रदान करने वाले वस्त्र और चंदन भी आग के समान लग रहे हैं। सूरज जलता हुआ हिमालय अथवा उत्तर दिशा की ओर जाना चाहता, लेकिन विरह की ब्रजनाग्नि में तपती हुई मेरी और अपनी रथ हाँक देने के कारण ताप और विरह। बैसाख का महीना तो है ही, लेकिन शीतलता देने वाला वस्त्र और चंदन भी ना इस समय आग के समान लग रहा है। और सूरज जो कि जलता हुआ हिमालय तो उत्तर दिशा की ओर जाना चाहता था, लेकिन विरह की ब्रजाग्नि में तपती हुई मेरी और अपना रथ हाँक देने के कारण, कि मतलब जो चीज़ उधर जा रहा था वो मेरी तरफ ताप को बढ़ाने के लिए बढ़ चुका है। मैं प्रिय में विरह रूपी ब्रजाग्नि में ऐसे तप रही हूँ जैसे जलते हुए अंगारों में डाल दी गई हूँ। तुम छाह बनकर आओ और इन अंगारों को बुझाकर शीतलता प्रदान करो। तुम्हारे दर्शन मात्र से भी मैं शीतल हो जाऊंगी या मेरी नाड़ी शीतल हो जाएगी। तुम विराग्नि से जलते मेरे शरीर को अपने प्रेम की वर्षा से फुलवाड़ी बनाओगे, जिसे भड़ भूजे की भाड़ में भुनता हुआ अनाज बाल से दग्ध होकर भी उसी रूप में तड़पता है। अब यहाँ पे देखिए, भड़ भूजे के भांड में भुनता हुआ अनाज जो होता वो भी जब जल जाता है दग्ध होकर भी उसी में तड़पता रहता, वही स्थिति है, उससे बाहर नहीं आता। वैसे ही मेरे प्राण तुम्हारी विराग्नि में तप रहे हैं। मेरे हृदय रूपी सरोवर का जल प्रतिदिन घटता जा रहा है। जिस प्रकार सरोवर से जल घटना यानी तालाब से जब जल सूखा जा रहा है तो उसमें दरारें दिखने लगती हैं, उसी प्रकार मेरा हृदय भी विदृढ़ हो गया है। प्रियतम वर्षा के पहले बूंद के समान इसे सहारा दो, अर्थात स्नेह रूपी वर्षा से इसे संतृप्त कर उसके दरारों को भर दो। मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में जो कमल विकसित हुआ था वह तुम्हारे स्नेह जल के अभाव में सूख कर मिट्टी में मिल गया। हे प्रिय, यदि तुम अब भी इस बेल को सींच दोगे तो यह पुनः पल्लवित हो जाएगा। विशेषता देखिए, यहाँ पे गर्मी में सूखे सरोवर और विराग्नि में तपते नागमती के हृदय की बिंबात्मक प्रस्तुति हुई है। कि देखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि जो सरोवर में पानी खत्म हुआ तो वो मिट्टी में दरारें, ये तो विराग्नि की ये तड़प इतनी ज़्यादा है नागमती के अंदर कि हृदय के बीच वो सुंदर सदृश्य उपस्थित दिखाई देता है कि वो भी बिल्कुल उसी तरीके से उस दरार जैसे होते हैं। तो उसके मन मस्तिष्क में भी उसके हृदय रूपी जो कमल है उसमें भी वही दरारें दिख रही, वही फाक दिख रही है। पंक्तियों में जीवन की कठोरतम परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि कैसी कोमल आकांक्षा जो है प्रेम की आस में, प्रेम की उम्मीद में जल रही है और जलने के बाद उसकी स्थिति क्या हो रही है। कहीं वो राख बन रही है, कहीं धूल बन रही है, कहीं वो विरह जो है तिनके के समान शरीर को बना दे रहा है। और बहुरी जो भूजस तजो न बारू पंक्ति में एक तरीके से ये है कि बहुरी जो भूजस तजो न बारू पंक्ति में नागमती की एक निष्ठता, प्रेम की अनन्यता और व्याकुलता का मार्मिक अभिव्यक्ति हुआ है। बाकी इसमें ये है कि भाषा तो ठेठ अवधि है, सरबर हिया और दीठ दवंगरा में रूपक अलंकार, छंद चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ है। आगे है
जेठ जरे जग लहे लुआरा, जेठ जरे जग लहे लुआरा, उठे बवंडर धिके पहारा। विरह गाजी हनिमंत हुए जागा, लंक डाह करे तन लागा। चरिहु पवन झकोरे आगी, लंका ढाई पलंका लागी। दही बही श्याम नदी कालिंदी, विरह के आगे कठिन असमंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेठ जरे जब बहे लवारा, उठे बवंडर दिखे पहारा। विरह गाजी हनुमंत हुई जागा, लंका ढारी कन तन लागा। चरिहु पवन झकोर आगी, लंका ढाई पलंका लागी। धैभय श्याम नदी कालिंदी, विरह की आग जो होती आग, जो विरह की आग कठिन असिमंदी। उठे आगी औ आवे आधी, नैन न सूझ मरो दुख बाधी। उदझर भई मासु तन सूखा, लागे विरह काग होई भूखा। मासु खाए अब हाड़न लागा, अबहू आओ आवत सुन बागा। पर्वत समुद्र मेघ ससी दिनहर, सही न सकई ये यागी। मोहम्मद सती सरियहु, जरे जो अस्पिय लागी। प्रस्तुत पंक्तियों में कभी ये कह रहा कि ज्येष्ठ के महीने में सारी पृथ्वी जलने लगी है, आंधी के बवंडर उठने लगे हैं और तीव्र ताप के कारण पहाड़ भी दहकने लगे हैं। विरह हनुमान की भांति गर्जना करते हुए जागृत हो गया और लोगों के शरीरों को लंका की भांति दग्ध करने लगा। चारों ओर पवन अपनी झोंकों से इस तरह की विरह की आग को बढ़ाने लगा और उससे लंका ही नहीं पर पलंका तक जल उठी। इस विराग्नि में जलकर ही यमुना नदी का जल तो काला हो गया है। विरह की अग्नि धीमी धीमी सुलगती आग की तरह अत्यधिक दुस्साह हुआ करती है। आग भड़क उठी है, जबकि अंधड़ भी, जैसे आंधी, आग कहीं पे भड़का हो, आंधी भी चल जाए तो और भी भड़क उठता है। वही स्थिति इस समय जो है नागमती के इस वियोग में, इस दुख में वो ग्रस्त होकर मरी सी जा रही है। विराग्नि में जलकर अधमरी सी हो गई है, शरीर का सारा मांस उसके सूख गया। विरह रूपी काग मेरे मांस को उसी प्रकार खाए डालता है जैसे, अब देखिए यहाँ पे फिर भी बात प्रस्तुति है कि विरह जो है उसको तो जला रहा है, जैसे चिंता चिता के समान होती है, तो विरह रूपी काग जो है वो मेरे मांस को उसी प्रकार खाए डाल रहा है। कैसे खाए डाल रहा है? जैसे बुभुक्षित कौवा जो होता है, भूखा हुआ कौवा जो होता है, मांस पर झपटा करता है। विरह रूपी कौवे ने मेरे मांस का भक्षण करने के बाद अब मेरी हड्डियों को खाना आरंभ कर दिया। हे प्राणनाथ, अब भी आकर मुझे जीवित बचा लीजिए, क्योंकि यह आपके आने का नाम सुनते ही भाग खड़ा होंगे। नागमती के अग्नि जो है, विराग्नि जो ज्येष्ठ माह की लूह के रूप में प्रकट हो रही, इसको पर्वत, समुद्र, बादल, चंद्रमा और सूर्य में से कोई भी नहीं सहन कर सकता। कभी मलिक मोहम्मद जासी कहती हैं कि सती साध्वी नागमती की सराहना करनी चाहिए। किसकी? सती जो है साध्वी नागमती की सराहना करनी चाहिए, जो अपने प्रियतम की आगमन की प्रतीक्षा में इस विराग्नि को सहन कर रही है। तो पंक्तियों में वीरानुभूति का मार्मिक वर्णन एक निष्ठता है, एक निष्ठ प्रेम का वर्णन। तभी तो जायसी कह रहे हैं वो साध्वी है, जो एक निष्ठ प्रेम भाव के माध्यम से अपने पति से जुड़ी है। उनकी प्रतीक्षा में अपनी जो शरीर है उसको तप्त अग्नि में जला डाल रही है। जेठ मास का अत्यंत जीवंत वर्णन हुआ। प्रकृति से तादात्म्य में स्थापित करते हुए कवि ने नागमती की विरह को सामान्य नारी की विरह के समान ही मीन्स रानीपन को भुला के नारीपन को दिखाया। यह उसकी प्रभाव क्षमता में अद्भुत अवृद्धि करता है। जैसे ने पंक्तियों में लुआरा, बवंडर, दिनहर जैसे ठेठ आदि शब्दों का प्रयोग किया है। भाषिक मिठास है। लंका छोड़ पलंका जा पहुँचने की लोकोक्ति का सफल प्रयोग हुआ है। उपमा एवं रूपक अलंकार के प्रयोग द्वारा काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की गई है। आगे है कि तापे लगो अब जेठ साड़ी, भय मोकह या छाजन गाड़ी। तन निनवर भा झुरो खारी, मैं विरह अगारी सिर भारी। सठी नाई लाग बात को पूछा, बिनु जी पहो मूंछ तन छूछा। बंद नाइयो कंद न कोई, बाक न आओ कहु कोई रे। हररी दूबर भई टेक विहुनी, थम्ब नाई उठी सके न थूनी। बरसे नैन चुए घर माहा, तुम बिन कंत न छाजन चाहा। कोरे कहाँ टाट न साजा, तुम्हें बिनु कंत न छाजन साजा। अबहु दिष्ट मया करु छाने, दुज घर आओ। मंदिल उजार होत है, नौ के आने विशाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए ये कह रही कि जिस प्रकार गर्मी जेठ माह के समाप्त होने और आषाढ़ के आरंभ में होती है, उसी तरह मेरे हृदय में भी विरह का ताप बढ़ गया। मैं अकेली हूँ, वर्षा ऋतु आ चुकी है, मेरे प्रियतम घर में नहीं आता। मेरे घर के छाजन को कौन बनाएगा? छाजन जो छाने वाला घर पे होता है। और क्योंकि गर्मी है, जेठ महीना समाप्त हो गया, आषाढ़
कमाह आ गया है और छाजन कौन बनाएगा, क्योंकि प्रीतम की विरह में तिनके के समान छीड़ और स्वप्नहीन सी खुद हो गई हूँ। विरह पहाड़ बनकर मेरे सिर पर आ गया और अब तो मेरी यवन की पूंजी भी खत्म हो रही है। ऐसी दशा में मुझे कौन पूछेगा, मेरा प्राण तो प्रीतम के साथ ही चला गया। इसी प्राण शरीर निर्जीव और चेतना शून्य हो गई। संकट के समय ना बंधु ना बांधो ना नाते ना रिश्तेदार, ना ही कोई सगा संबंधी मेरे साथ है जो मुझे सहारा दे सके। स्थिति ये है कि अब तो अकेलेपन और शारीरिक मानसिक छीड़ता के कारण मुख से बोल भी नहीं निकलते, फलता अपने मन की वेदना को किसी के सामने रोकर भी नहीं बता सकती। नागमती खंबे और थुनकी के दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात स्पष्टता कहती है कि जब खंबा ही नहीं होगा तो छप्पर के लिए थुनकी कैसे लगेगा, अर्थात जब पति ही नहीं होगा तो विरह मर्दिता पत्नी को आश्रय आखिर कौन देगा। हे प्रीतम, तुम्हारे ना होने से मेरी काया आंसुओं के जल में सराबोर हो गई है। अगर तुम होते तो छाजन बनकर मुझे इन आंसुओं से भीगने से बचाने के लिए नए छाजन बना देते। नागमती कहती है, हे प्रीतम, तुम्हारे ना होने से सुंदर परिधान को पहनना और सौंदर्य श्रृंगार करना सब व्यर्थ सा लगता है, क्योंकि प्रीतम के बिना इनका तो कोई महत्व नहीं है। हे प्रीतम, तुम अब भी मुझ पर दया करो, जिसके मोह पास में फंसे हो वापस वाकिल में लौट आओ, मेरे जीवन को नवप्राण से अनुप्राणित कर दो। तो इन पंक्तियों की दो अर्थ हैं, पहला तो नागमती की देह का और दूसरा छप्पर का। पति की अनुपस्थिति में दोनों की स्थिति जर्जर है। मीन्स एक जैसे घर है और घर पे अगर छप्पर छाया हुआ है तो अब उसको पूरा जैसे एक सहारा देने वाला होता नहीं कि एक स्तंभ और उसके माध्यम से कोई सहारा देने वाला, तो उसका अवलंब ही चला गया है कि पति इनके साथ नहीं है, तो वही स्थिति उस छप्पर की भी है। और लेकिन ऐसी योजना रचनाकार ने सिर्फ चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं किया है। इन पंक्तियों में कि वियोग की जो स्थिति है ना, उसको कैसे समझाया जाए, कैसे पाठक गण के सामने ले जाया जाए, तो इस वियोग जन अनुभूति की उस अवस्था को व्यंजित करने के लिए नागमती के लिए देह और छप्पर में कोई फर्क ही नहीं रह गया, वो पिघल कर अस्तित्व मात्र रह गई है। अभून दृष्टि गया गण छाने तज घर आओ, इस पंक्ति में मध्ययुग की कृपा केंद्रित कि नारियां ये कह रही कि आप आओ, तो कृपा केंद्रित संस्कृति है कि आपसे याचना कर रही है, पति से कृपा की याचना कर रही है एक नारी। तो मध्यवर्गीय नारियों की दारुण दशा है कि वो अपने पैर पे, जैसे आज की स्त्रियों और मध्यवर्गीय जैसी की नागमती की स्त्री को देखें तो दोनों में बहुत अंतर दिखेगा। ये ईड़ा जैसी स्त्री नहीं है, बुद्धिवादी एक तरीके से, ये बिल्कुल श्रद्धा, कामायनी की श्रद्धा जैसी है। और तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य और दाम्पत्य जो प्रेम का द्वंद्व है ना, वो परिलक्षित होता है कि एक तरफ इसके अंदर एक निष्ठता भाव दिखता है और सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये पंक्तियां जैसी कि लोक धर्मिता को प्रवृत्ति प्रवेशी शक्तियों का परिचायक है। शब्दावलियों का जो सामान्य जन में प्रचलित शब्दावली, उनका सुंदर प्रयोग हुआ है। और वियोग की तो चरम अवस्था में नागमती अपना रानी पर जो भूलकर नारी की सामान्य जीवन व्यवहार को अभिव्यक्त करती है, तो इससे ये लगता है कि वो लोक सामान्य की भावभूमि पर उतर कर आई है और फिर अपनी व्यथा को सबके समक्ष रख रही है। आगे है कि रोई गावो 12 मासा सहस सहस दुख एक आशा, तिल तिल बरख बरख परिजाई, पहर पहर जुग न सेराई, सोने आवे रूप मुरारी, जासो पाँव सुहाग सुनारी, सांझ भय झुरझुर पर रहते पथेरा, कोनी सो घरी करे प्यो फेरा, दही कोयल भंत कंत सनेहा, तोला माँ सुरही नहीं देहा, रकत न रहा विरह तनगारा, रकत न रहा विरह तनगारा, रति रत होई नैनन ढारा, पाए लागी जिरे धन हाथा, जरा नेहु जुड़ावो नाता, बरस दिवस धनि रोह के झारी, हारी परिचित देख, मानस घर में बूझ के बूझ निसारे पंख। नागमती ने रत्नसेन के वियोग में रो रो कर 12 महीने काट दिए हूँ। उसको एक एक हजार, मतलब एक एक वही है कि पल पल उसको हजारों हजार व्यथाओं से भरी दुख देता है, पल पल भरी प्रत्येक क्षण कई वर्षों के समान उसको प्रतीत हो रहा है, प्रत्येक पहर कई युगों के समान लंबा और दुखदायी लग रहा है, लेकिन कृष्ण के समान सुंदर व प्रियतम नहीं आया जिससे वह स्त्री सौभाग्यवती बन पाए। सांझ होने पर अपने पति को याद करते हुए बार बार उसका मार्ग देखती है कि वो कौन सी घड़ी होगा जब प्रियतम वापस आएगा। अपने पति के वियोग में जलकर वह कोयला के समान काली हो गई है, देह पर तोले भर भी मांस नहीं रहा, खून का एक बूंद भी नहीं रहा, शरीर से निचुड़ कर रत्ती रत्ती नैनों से ढुलक गया। नागमती कहती हे नाथ या दासी तुम्हारे पाँव पड़ती है। अब इससे ज़्यादा स्थिति क्या होगी कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक निष्ठता को दिखा दिया गया है, साथ ही साथ उसकी
एक तरीके से समर्पण भावना को भी दिखाया गया है, लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया आना ना आना, तो इससे लगता है कि वो एक अबला स्थिति बयां की जा रही है मध्यवर्गीय नारियों की, कि वो उसकी स्थिति ये है कि नागमती के देखे नाथ ये दासी तुम्हारे पांव पड़ती, तुम्हारे वियोग में अत्यधिक विकल होकर हाहाकार करके तुमसे अनुरोध करती कि वापस लौट कर इस टूटे हुए प्रेम संबंध को फिर से जोड़ लो, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। जासी कहती इस प्रकार साल के प्रत्येक दिन निरंतर रोते हुए नागमती हृदय से हार गई है। पहले तो उसने घर घर जाकर लोगों से अपने प्रियतम के बारे में पूछा, वो वन के पक्षियों से अपने पति का समाचार पूछती है। तो सोन आव प्यू रूप मुरारी, इन पंक्ति में सोन रूप सुहाग सुनारी आदि शब्दों में श्लेष अलंकार भी है। रानीपन भूलकर नारीपन, अद्भुत क्षमता है ना, और साथ ही जो विरहजन की स्थिति परिस्थिति जन होने के कारण जो दिखाया गया ना, तो यही चीज़ आप रीतकालीन कवियों की तरह यहाँ फुअड़ता और कृत्रिमता नहीं है। रीतकालीन की नारियां भी आपको दिखेंगी तो रीतकालीन दरबारी कवियों ने उनकी वर्णन एक अलग ही रूप में कर दी है, लेकिन यहाँ पे रीतकालीन कवियों की तरह फुअड़ता और कृत्रिमता नहीं दिखता है, इसमें विश्वसनीयता और मार्मिकता दिखती है। आगे यहाँ पे कहते हैं कि भई पुछार लीन बनवासु, बैरिनी सावत धीन चलवासु, होई खरबान विरह तनु लागा, जो प्यो उड़व तक आगा। हारिल भई पंथ में सेवा, अब तहाँ पठाओ कौन परेवा, धौरी पड़ूं कहो बिन नाओ, जो चित रोक न तवसर ठाओ। जाय बयां हो प्यो कंठ लवा, करे मोराब से गौरवा, कोइल भई पुकारत राही, महर पुकारे ले दही। पेड़ तिलोरी औजल हंसा, हृदय पैठ बिरह कण्णूसा, जेई पंख के नियर न होई, कहे बिरह के बात, सोई पंख जे जरी तरीवर होई निपात। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से नागमती ये कहती है कि अपने स्वामी का पता पूछने के लिए मैंने वनवास लिया, कि वह पक्षियों से अपने पति के बारे में जानूंगी, लेकिन बैरनी सौत ने वहाँ भी पक्षियों को फंसाने के लिए चिल्ह बास लगा दिया। इतर पर भी कौवा यदि घर पहुँच जाता तो प्रीतम भी सौत के षड्यंत्र में शामिल होकर उस पर तीक्ष्ण बाढ़ साधने लगता। इस मार्ग पर चलते चलते मैं थक गई हूँ, पति को संदेश देने के लिए अब किसी पक्षी को भेजूँ। प्रिय वियोगों में श्वेत और नीली पड़ी मेरे लिए प्रिय का ही ठाव है। यदि मेरे हृदय में उनके प्रति काफ़ी रोष है, लेकिन उनके अलावा दूसरा नाम भी नहीं है। ये स्थिति है कि उसके अलावा दूसरा नाम भी नहीं है, विकल्प ही नहीं है, जो वहाँ जाकर प्रिय को लेकर और कंठ कहकर उनसे मिलवा दे। मेरे लिए वह गौरवशाली और महत्वपूर्ण है। आम की गुठली की कोयली पपैया जैसे बनकर मैं पुकारती रही कि मैं जल रही हूँ। पेरी और तिलौरी आती है तो मेरा जी जलता है। विरह हृदय में घुसकर क्यों मुझे मार रहा है। मैं जिस पक्षी और पेड़ के पास जाकर अपनी विरह व्यथा सुना रही हूँ, प्रिय के पास जाने को कहती हूँ, वही पक्षी और पेड़ जो है वो जलकर नष्ट हो जा रहे हैं। मीन्स ये है कि जितना ही विराग्नि में वो तड़प रही हो, जिसके पास जाकर अपनी पीड़ा रख रही है, उसकी भी वही स्थिति है। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से श्लेष की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पूरे कड़वक में एक अर्थ नागमती की विरह दशा को व्यंजित करता है। दूसरा अर्थ है कि जायसी की पक्षियों का ज्ञान का परिचय देना। श्लेष के साथ ऊहात्मक भी है, जो फारसी मसनवी काव्य की विशेषता है। कविता में ये भी प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन विरह की परिस्थिति का जन्म होने के कारण यहाँ रीतकालीन कवियों की तरह फुअरता और कृत्रिमता नहीं है। तो ये तो विश्वसनीयता और मार्मिकता की बात है। तभी शुक्ल जी ने ये कहा था कि पंक्तियों के माध्यम से वो पूर्ण दशा धन्य, जिसमें मनुष्य ही नहीं वन के पशु पक्षी तक पेड़ पौधे सब अपने से लगने लगते हैं, और इस तरीके से सहानुभूति पाने की इच्छा मन में जागृत हो उठती है। तो वियोग की दशा में नागमती अपना रानीपन भूल गई है। आगे फिर कहते हैं कि कुहुक कुहुक जिस कोयल रोई, रखत आस घुघुजी बन मोई, पै करमुखी नैत तन राती, को सिराओ बिराह दुखताती, जहाँ जहाँ ठाड़ी होई बनबासी, तहता होई घुगंच के राशि, बूद बूद मह जानो जीव, कुंज कुंज करहे प्यो प्यो, ते ही तुक डरे परास निपाते, लोहु बूढ़ी उठ पर भाते, राते बिंब भय तेहि लोहु, परवर पाक फाट हो गोहू, देखी जहाँ सोई होई राता, जहाँ सो रतन कहे को बाता, ना पावस ओही देसर, ना हेवंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, के ही सुनी आवई कन।
पद में जायसी ने नागमती की विरहावस्था की कारुणिक चित्रण करते हुए जायसी बताते, जिस प्रकार कोयल कूकती फिरती उसी प्रकार वन में नागमती रोती फिर रही। उसके नेत्रों से गिरे हुए रक्त के आंसू ने मानो वनों में गुंजा फल बो दिए। अब ये कौन सा फल है? वनों में गुंजा फल। रोते रोते उसका मुख काला, नेत्र, शरीर लाल पड़ गया। लेकिन विराट समस्या है कि विरह से तपती शरीर को कौन शीतलता दे। वन में इधर उधर भटकती हुई नागमती जहाँ भी खड़ी होती है वहाँ उसकी आंखों से रक्त के आंसू टपकने के कारण घुंचियों का ढेर सा लग जाता है, जैसे उसके आंसू के एक एक बूंद में प्राण हो और उन आंसू रूपी घुंचियों में से पी पी की पुकार उठ रही हो। नागमती की विरह के दुख के प्रभाव से पलाश के वृक्ष भी नेत्रहीन हो गए हैं, लेकिन सुबह में उसके रक्ताश्रु में डूबकर लाल फलों से लदकर चमकीले हो उठे हैं। विम्वा फल अथवा कुंदरू उसी रक्त में डूबकर लाल हो गए। उसके विरह के ताप से तप्त वो परवल पीले पड़ गए हैं। गेहूं का हृदय फट गया है। जहाँ भी और जिधर भी नागमती अपनी दृष्टि डालती है वही सब कुछ लाल हो जाता है, अर्थात उसके दुख से प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तुएं व्यथित है। अब देखिए, व्यथा और पीड़ा का ये स्तर है कि विम्बा फल अथवा कुंदरू जो है उसी रक्त में डूबकर लाल हो गया है। परवल जो परवल है वो पीला हो गया है और गेहूं का हृदय सब फट गया है। अब गेहूं का हृदय फट गया, इतना सूक्ष्मांकन प्रतिबिंब के साथ कि विरह व्यथा को जोड़ देना कि इस जो नागमती का विरह वर्णन है वो गेहूं तो ऐसे अपने आप में भिगो दो तो फाक हो जाएगा, लेकिन उसको उससे कनेक्ट करके कि वो स्थिति है। फिर जहाँ उसके प्रियतम रत्नसेन है वहाँ तक उसकी बात संदेश कौन ले जाए। वो कहती है कि ऐसा लगता है कि उस देश में ना तो वर्षा ऋतु होती है ना ही वसंत, क्योंकि अगर ये होता तो वहाँ पे मेरे को याद जरूर करते वो। तो वो कहती है ऐसा लगता है कि उस देश में ना तो वर्षा होती है ना वसंत ऋतु कभी आता और ना ही वहाँ कोयल और पपीहे होते। इसलिए किसी सुनकर और किसकी वाणी से प्रेरित होकर मेरे स्वामी वापस लौट कर आए। 3 पंक्तियों में वही वीरानुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इस मार्मिकता के कारण शुक्ल जी ने ही जायसी को बोला है कि विरह वर्णन को हिंदी साहित्य का अद्वितीय वस्तु किसके द्वारा मिला है? जायसी के द्वारा मिला है। विशिष्ट जन साधारण जन का अंतराल विलुप्त सा हो गया है। प्रकृति के उपयोग की दृश्य ये पंक्तियां अत्यंत ही सुंदर मार्मिक ढंग से प्रस्तुत हुई हैं। पंक्तियां एक विशेष दृश्य से देखने पर मध्यकालीन नारी की वास्तविक स्थिति को भी उजागर कर देती हैं। पंक्तियों की भाषा ठेठ अवधि है और इनमें निहित माधुर्य का एक बड़ा कारण है लोक जीवन की अवधि का अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रयोग। इस दृष्टि से जायसी की अवधि जो है ना वो तुलसी की अवधि से काफ़ी अलग है, क्योंकि तुलसी ने संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढाला है। ये जो जायसी की अवधि है वो तुलसी की अवधि से अलग है, क्योंकि तुलसी ने संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रभाव में ढाला है। उनका संस्कृत निष्ठ शैली था एक तरीके से, और इन्होंने लोक मानस से जन सामान्य से ये उठाया, उन्हीं के बीच से हर एक शब्दों को उठाया जिसे लोग समझ पाए, प्रकृति को बहुत अच्छे से समझा है। तभी तो बिंबात्मक के माध्यम से कि विरहजन स्थिति को उनको दिखाना था, तो बिंब के रूप में ऐसे ऐसे चीज़ों को उजागर किया है जिससे आप खुद कनेक्ट हो पाए। यहाँ पे नागमती के वियोग खंड जो है, यहाँ तक पढ़ा हम लोगों ने, तो नागमती का वियोग खंड समाप्त होता है। आगे जो है पंक्तियाँ वो शुरू होंगी सिंगल द्वीप खंड की, और मुश्किल से एक वीडियो इसका है सिंगल द्वीप खंड का, तो ये समाप्त हो जाएगा। बाकी एक पे फिर क्वेश्चन आंसर सारे डिस्कशन हो जाएंगे, तो इस तरीके से संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे कमेंट में करेंगे क्या और भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना, ये नहीं, थोड़ा सा ये कि सपोर्ट ये रहेगा कि आपस में डिस्कशन मोड में अगर करेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद।